अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मीट्स कॉलेजिएट के प्लेटफॉर्म से मैं सर उमैर एक बार फिर आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक प्रीवियस टॉपिक इसलिए कॉल करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। काफ़ी दिनों से जो स्टडीज़ का एक हमारा सिस्टम रुका हुआ उस सिस्टम को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर नया टॉपिक भी आपको जो है वो पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो थोड़ा सा पहले टॉपिक को रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पास्ट ईयर्स में आप इस टॉपिक को देखो तो कई बार आपको ये टॉपिक जो है वो नजर आ रहा है। ज़्यादातर ये टॉपिक जो पेपर में पूछा गया है वो पूछा गया है डिफरेंशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंशियल बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी लेवल से बात करूं कि व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये दो अकाउंट्स हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। ये बात तो बहुत कॉमनली आप लोग भी जानते हो और हम लोगों ने कई बार क्लास में भी डिस्कस की है कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब कि अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर लेता। लाजमी है चाहे कोई भी मुल्क कितना ही डेवलप क्यों ना हो, हर मुल्क जो है वो कुछ ना कुछ फॉरेन लेवल पे ट्रेड करता है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अब जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो सबसे पहले जो पॉइंट को आपने अभी यहाँ पे दिमाग के अंदर फील करना है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब की जाती है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से याद रखिएगा कि गुड्स की भी जो है वो ट्रेड होती है और सर्विसेज की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। गुड्स की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इट्स क्वाइट सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, बहुत आसानी से बात समझ में आ जाती है कि गुड्स फॉर एग्जांपल ये मार्कर गुड्स में काउंट होगा। आप इसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पे आप इनको मूव कर सकते हो। मैंने गुड्स के लिए यहाँ पे एक और टर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड विजिबल आइटम्स। याद रखिएगा गुड्स के लिए एक और टर्म जो यूज होती है दैट इज विजिबल आइटम्स। सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर्विसेज कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी। मैं आपको इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग जब क्लास दे रहे थे उस वक्त मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोचिंग सेंटर एक ऐसा इदारा है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगी तो मैं आपको बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, आपने देखा था अभी कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोच थे वो एक फॉरेनर में किया हुआ पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग कर रहे थे, पाकिस्तान ने सर्विसेज इंपोर्ट की। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पुराने प्लेयर हैं मुश्ताक अहमद, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के वो बॉलिंग कोच है, तो पाकिस्तान ने सर्विसेज एक्सपोर्ट की। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं या डॉक्टर्स पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, तो कोई दूसरे मुल्क से डॉक्टर अगर यहाँ पे आ रहा है अपनी सर्विसेज देने के लिए, कुछ ऑपरेट करने के लिए, तो पाकिस्तान सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है। और अगर हमारे मुल्क का कोई डॉक्टर किसी दूसरे मुल्क जाता है अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो पाकिस्तान सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन एक चीज जो मजीद क्लियर करनी है यहाँ पे, सर्विसेज नजर नहीं आती एंड दैट इज व्हाई हमने सर्विसेज के लिए टर्म के यूज किया है इनविजिबल आइटम्स। तो इनविजिबल आइटम्स जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ किसके लिए है? सर्विसेज के लिए। विजिबल आइटम्स जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ किसके लिए है? गुड्स के लिए। मेक श्योर याद रखिएगा कि गुड्स के लिए विजिबल आइटम्स और सर्विसेज के लिए इनविजिबल आइटम्स, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड सवाल आता है और वहां पे टर्म गुड्स और सर्विसेज यूज नहीं होती बल्कि विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स जो है वो टर्म यूज किया जाता है। तो मेक श्योर ये बात ज़हन है। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले एक और चीज और क्लियर होनी चाहिए। याद रखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड परफॉर्म होती है
उसमें डील कभी भी लोकल करेंसी में नहीं होती, डील हमेशा परफॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि मैं गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा, यानी कि मेरे मुल्क के एक्सपेंसेस होंगे। और अगर मैं गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी कि गुड्स मेरे पास से दूसरे मुल्क में सेल होने के लिए जा रही है, पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में सेल हो रही है, तो पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करेगा, दैट विल बी द इनकम फॉर पाकिस्तान। नाउ अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, दैट इज व्हाट इज मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने आपसे कहा कि ये दो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अकाउंट है। बैलेंस वर्ड आप किस सेंस में यूज करते हैं, थोड़ा सा अगर अपने माइंड को यूज करो तो वर्ड बैलेंस यानी कि वर्ड डिफरेंस, अमाउंट का जो डिफरेंस है, बैलेंस अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते रहे, कॉमर्स का स्टूडेंट वर्ड बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि क्या बैलेंस रह गया, दो साइड का बैलेंस कैसे रह जाता है, डेबिट और क्रेडिट का, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी वर्ड बैलेंस यूज होगा। वर्ड बैलेंस, लेकिन बैलेंस के साथ क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड का बैलेंस, ठीक है। अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, व्हाट इज मीन बाय द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। एक साल के अरसे में एक मुल्क ने कितनी वैल्यू की गुड्स को एक्सपोर्ट किया और कितनी वैल्यू की गुड्स को इंपोर्ट किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने जो बात कही बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैंने कहा कि एक साल के अरसे में एक मुल्क ने कितनी वैल्यू की गुड्स एक्सपोर्ट की और कितनी वैल्यू की गुड्स इंपोर्ट की। दो वैल्यूज आ गई, एक एक्सपोर्ट की वैल्यू और एक इंपोर्ट की वैल्यू। दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे। बैलेंस तो मैंने पहले कहा, जो बैलेंस होगा, जो डिफरेंस होगा दोनों वैल्यूज का, वो डिफरेंस कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि यहां से चीज क्लियर हो रही है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कंसर्न है वो सिर्फ किससे है, गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स से। सर्विसेज और इनविजिबल आइटम्स का बैलेंस ऑफ ट्रेड से कोई कंसर्न नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ किसकी, गुड्स की। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से मजीद बात को क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस साल, पिछले साल तकरीबन $50 बिलियन की गुड्स एक्सपोर्ट की है और उसी साल पाकिस्तान ने तकरीबन $40 बिलियन की गुड्स इंपोर्ट की है। तो एक डिफरेंस था जो कि बात समझ में भी आ रही है कि एक पॉजिटिव डिफरेंस है $10 बिलियन का। ये पॉजिटिव डिफरेंस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखें हमने $50 बिलियन रिसीव किए हैं, $40 बिलियन हमने पे किए हैं, तो पाकिस्तान को नेट एक बैलेंस बच रहा है $10 बिलियन का। ये जो बैलेंस है, दैट बैलेंस विल बी कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि अब मैं ये कह रहा हूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसर्न सिर्फ किससे है, गुड्स से है। सर्विसेज का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। वजह मैंने आपको पहले ही बता दी कि ज्यादातर ये सवाल जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट की फॉर्म। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन की तरफ अगर आते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन है कि एक साल के अरसे एक मुल्क ने कितना फॉरेन एक्सचेंज रिसीव किया और कितना फॉरेन एक्सचेंज पे किया। मैं यहाँ पे कहीं पे वर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज नहीं कर रहा, मैं कहीं पे वर्ड गुड्स या सर्विसेज यूज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ, फिर से जरा सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि एक साल के अरसे एक मुल्क क्या किसी भी वजह से कितना फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ, कितना फॉरेन एक्सचेंज मुल्क के अंदर आया और कितना फॉरेन एक्सचेंज मुल्क से चला गया।
यानी कि बात हो रही है रिसीट्स की और पेमेंट्स की। अब उसका रीजन कुछ भी हो, किसी भी वजह से मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट्स साइड, और किसी भी वजह से मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड। ठीक है, चाहे फिर वो गुड्स हो, चाहे फिर वो सर्विसेज हो, चाहे हमें लोन्स मिल रहे हो, डोनेशन मिल रहा हो, एड मिल रही हो, ग्रांट्स मिल रही हो, कुछ भी, किसी भी वजह से मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, किसी भी वजह से मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, तो कितना फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ और कितना फॉरेन एक्सचेंज पे किया गया, इसका डिफरेंस जो होगा, दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर मैं कहूं कि यार बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या गुड्स का रिकॉर्ड मौजूद है या सर्विसेज का रिकॉर्ड मौजूद है, तो गुड्स की वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, गुड्स की वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आ रहा है और जा रहा है, सर्विसेज की वजह से भी मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक काफी ज्यादा डिटेल रिकॉर्ड है, जिसके अंदर हर चीज की वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गुड्स भी इन्वॉल्व है, गुड्स की वैल्यूज भी इन्वॉल्व है और सर्विसेज की वैल्यूज भी इन्वॉल्व है, यानी कि कितनी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई उसका डिफरेंस भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में मौजूद है, कितनी सर्विसेज की वैल्यूज का इन्फ्लक्स और आउटफ्लक्स उसकी वैल्यूज भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मौजूद है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंसर्न है वो जो है गुड्स से भी है और सर्विसेज से भी है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड में विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स दोनों इंक्लूड होते हैं। आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े, इसी को आगे लेके चले, तो अभी तक जो बात डिस्कस हुई उससे एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ किसका रिकॉर्ड मौजूद है, गुड्स का रिकॉर्ड मौजूद है, सर्विसेज का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक काफी ज्यादा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है, जिसके अंदर पूरे मुल्क की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वैल्यूज जो है वो इंक्लूड हो जाती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री। देन आगे बढ़े तो आपके सामने मैंने दो सिचुएशंस लिखी हुई है, दैट इज इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। वैसे एक पॉइंट की तरफ आते हैं, मैंने कहा बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की गई है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं की थी, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक साल में कितनी पेमेंट्स हुई और रिसीट्स हुई इसकी बात की। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अगर टर्म यूज हो रही है तो इससे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर बात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हो रही है तो इसका मतलब बात हो रही है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, लेकिन अगर बात की जा रही है पेमेंट्स और रिसीट्स की तो इसका मतलब कि बात हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अच्छा, दोनों जगह पे दो दो सिचुएशंस, एक सिचुएशन जो लिखी हुई नजर आ रही है दैट इज इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, दो में से कोई एक सिचुएशन होगी पूरे साल के रिकॉर्ड में। तीसरी सिचुएशन क्या पॉसिबल है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो, जो कि रेयर केस में पॉसिबल होता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज इन दो मामलों में से कोई एक बात होगी कि अगर इंपोर्ट ग्रेटर है एक्सपोर्ट से या फिर एक्सपोर्ट ग्रेटर होगी इंपोर्ट से। अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो बात बहुत लॉजिकल है कि फिर हमारे मुल्क का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये एक नेगेटिव रिकॉर्ड शो कर रहा है। ये चीज मैंने पहले बताई कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब बात हो रही है बैलेंस ऑफ ट्रेड के रिकॉर्ड की, लेकिन पॉइंट तो जरा समझिए कि अगर आपके मुल्क में इंपोर्ट्स ज्यादा हुई और एक्सपोर्ट्स कम हुई, इसका मतलब क्या है कि आपको पेमेंट्स ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके मुकाबले में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू जो रिसीव होगी वो कम होगी। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इसका मतलब कि हमारे मुल्क का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है या एडवर्स है, एडवर्स या नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है।
लेकिन अपोजिट केस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके मुल्क का एक्सपोर्ट, आपके मुल्क के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है और इंपोर्ट्स की वैल्यूज कम है, मतलब आपके मुल्क ने गुड्स एक्सपोर्ट ज्यादा की और आपके मुल्क ने गुड्स इंपोर्ट कम की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, कि आपके पास जो पॉजिटिव बचे लाइक दिस, जो मैंने पहले बताया कि आपके पास जो है वो $10 मिलियन बचे, दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ सरप्लस जो है अमाउंट आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म। फिर इस साइड पे आइए, मैंने आपसे कहा कि अगर पेमेंट्स और रिसीट्स की बात हो रही है तो इसका मतलब फिर बात हो रही है किसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और अगर बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की कर रहे हैं आप तो फिर दो सिचुएशंस यहां पे भी नजर आ रही है, पेमेंट्स ग्रेटर देन रिसीट्स या रिसीट्स ग्रेटर देन पेमेंट्स, यानी कि आपने एक साल के अरसे आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स ज्यादा की और फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कम हुआ, या फिर रिसीव ज्यादा हुआ और पेमेंट जो है वो कम हुई। तो अगर ये सिचुएशन है कि एक साल के अरसे में पेमेंट ज्यादा की गई और रिसीट्स कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इस साल वो नेगेटिव रहा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज उनसे गया ज्यादा और मुल्क में आया कम, तो आपके लिए बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है कि आपके मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा रहा है और आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज कम आ रहा है, तो आपके लिए एक अपोजिट नेगेटिव कंडीशन आ गई, तो दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड नेगेटिव एडवर्स और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन अगर सिचुएशन है कि आपके मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिसीव ज्यादा हुआ और आपके मुल्क ने फॉरेन एक्सचेंज पे कम किया, तो नेट वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज की हमारे मुल्क में बचेगी, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने कहा कि हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डिपेंड किस पे करते हैं, डेफिनेटली पॉलिसीज के ऊपर, वो पॉलिसीज जो कि मैं और आप नहीं बनाते बल्कि हायर अथॉरिटीज बनाती हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स बनाते हैं, गवर्नमेंट मतलब बनाती है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट दोनों किसी न किसी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती होंगी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो डिपेंड करता है दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, और ट्रेड पॉलिसी कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। आपके मुल्क की जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आपके मुल्क का सेंट्रल बैंक बनाता है। तो ये पॉइंट एक और मिल गया हमें डिफरेंशिएट की फॉर्म में कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डिपेंड्स ऑन द ट्रेड पॉलिसी which is prepared by the Ministry of Commerce, while balance of payment depends on the monetary policy which is prepared by the central bank of the country. Last point जो बस डिस्कस करेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का अगर चार्ट बनाया गया है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के चार्ट के अंदर आप सिर्फ दो ही नाम लिख सकते हो या दो ही वैल्यूज लिख सकते हो। दैट वैल्यू विल बी ऑफ गुड्स ऑफ इंपोर्ट, गुड्स इंपोर्ट की जो की गई और गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट की गई, मतलब कि जो दो नाम लिखे जाएंगे या तो इंपोर्ट या तो फिर एक्सपोर्ट की वैल्यू, इसके अलावा और कोई वैल्यू आप बैलेंस ऑफ ट्रेड के चार्ट के अंदर शो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब चार्ट बनेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के चार्ट के अंदर आप जो वैल्यूज लिख सकते हो वो बहुत सारी होंगी, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिकॉर्ड भी मौजूद है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। पॉइंट क्लियर? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने क्या कहा, गुड्स और सर्विसेज दोनों का रिकॉर्ड मौजूद है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मौजूद है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिकॉर्ड या वैल्यू भी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आपके मुल्क में और किसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या जा रहा है, सर्विसेज
इनविजिबल आइटम्स की वजह से, लोन्स हैं, डोनेशंस हैं, ग्रांट्स हैं, एड है, किसी भी वजह से कोई प्लेस फॉरेन से जा रहा है या जा रहा है, तो उन तमाम का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का चार्ट जो है बहुत लेंथी है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेड के चार्ट के अंदर से दो ही जो है वो वैल्यूज आती है। सो ये डिफरेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप कि आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने पास उसको नोट कीजिएगा, आप उससे कंफ्यूजन को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप के आप लोगों की तरफ से एक अच्छा फीडबैक मिलेगा मुझे इस लेक्चर का। इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में और मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।